अनुज, समीर और ऋतिक एक खंडहर के पास खड़े किसी का इंतज़ार कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अनुज ने सोचा, ये सुमेध अभी तक आया क्यों नहीं यार? उसे या उस कुएं के पास भेजकर हमने अच्छा नहीं किया, और कुछ हो गया तो। डर के मारे सबके पसीने छूट रहे थे। इतने में ही उन्होंने कुछ सुना। वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ में मोबाइल था जिसमें सुमेध का मोबाइल नंबर डायल किया हुआ था। अनुज ने सुमेध को फ़ोन करके पूछा, हेलो सुमेध, तू ठीक है ना? और सुमेध की केवल चीख ही सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके अलावा वो कुछ और भी नहीं बोल पा रहा था। समीर और अनुज खंडहर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी ऋतिक ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है, चलो यहाँ से। लेकिन समीर और अनुज अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकते थे? वो दोनों खंडहर के अंदर चले गए, लेकिन ऋतिक डर के मारे बाहर ही खड़ा रहा। दोस्तों, अगर क्या था उस खंडहर में? सुमेध क्या करने गया था वहाँ, और क्या हुआ उसके साथ? क्या अनुज और समीर उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनने ये कहानी। तो दोस्तों, ये घटना है आंध्र प्रदेश की, जहाँ एक छोटे से गांव में ऋतिक, समीर और अनुज सुमेध छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। चारों कज़न थे जो गांव में अपने नाना नानी के घर अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए थे। उनकी उम्र 19 से 20 साल की थी। गांव में आने के बाद उनको उस गांव के बारे में एक ऐसी बात मालूम पड़ी जिसे जानकर वो चौंक से गए। एक रात जब उनका पूरा परिवार साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहा था, तब अचानक समीर ने कहा कि कल कहीं घूमने चलते हैं, और फिर उसकी बात से सहमत थी। और तब अनुज ने आइडिया दिया, यार यहाँ मैंने पास में एक खंडहर देखा था, वहाँ जाएंगे तो मज़ा आएगा। काफ़ी पुराना लग रहा था। वो बात सुनते ही उसके नाना भड़क गए और उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वहाँ गया तो अच्छा नहीं होगा, और कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। कोई भी नहीं जाएगा वहाँ, बता रहा हूँ मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। और उनके नाना ये बात बार बार दोहरा रहे थे, और उनके नाना ने पहली बार उनके ऊपर गुस्सा किया था, इसलिए चारों भाइयों को कुछ अजीब लग रहा था। सुमेध ने कहा, लेकिन क्यों नाना जी, ऐसा क्या है वहाँ? क्यों नहीं जा सकते हम वहाँ? तो नाना जी ने कहा, मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, और इसके बारे में बात भी नहीं करना यहाँ। और ये कहकर नाना अपने कमरे में चले गए, और चारों भाई अपनी नानी की ओर देखने लगे। और उनकी नानी ने कहा, तुम्हारे नाना सही कह रहे हैं, वहाँ जाना मौत को दावत देना जैसा है बच्चों, वहाँ जाने की भूल कभी मत करना। और फिर चारों भाई सोच में पड़ गए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है, और अब वो सब लोग इसके बारे में जाने बिना चैन से बैठने भी नहीं वाले थे। अगले दिन चारों भाई गांव के चाबू में बैठे हुए और सोच रहे थे कि उस खंडहर के बारे में किससे बात करें। तभी उनकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर गई। वो बूढ़ी औरत थी जिनके घर पर अक्सर चारों भाई खेलने जाया करते थे। वहाँ चारों ओर उस बूढ़ी औरत के पास गए और अनुज ने कहा, अरे काकी, पहचाना हमें? और फिर उस बूढ़ी औरत ने अनुज की ओर देखा
वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने कहा, अरे पास आओ बेटा, तब तो पहचानूं। और फिर अनुज उनके पास गया और उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। अनुज ने कहा, हम चारों भाई आपके घर पर खेलने आया करते थे, याद करो। और फिर बूढ़ी औरत ने चारों के चेहरे देखे, पर अचानक उसकी नज़र ऋतिक के चेहरे पर जाकर अटक गई, जिसे देखकर अचानक उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया और वो बोलने लगी, जुगनू, तू वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है। और फिर अनुज और बाकी सब कंफ्यूज हो गए। तो फिर ऋतिक ने पूछा कि ये जुगनू कौन है। उसने कहा, कौन जुगनू काकी? अरे मैं तो ऋतिक, पहचान, बचपन में आपके यहाँ खेलने आया करते थे, याद है आपको? अरे आप तो जानते हो हम चारों भाइयों को, लेकिन बूढ़ी काकी को जैसे सदमा सा लग गया था। वो उसे बड़ी बड़ी आँखों से घेरे जा रही थी और चारों भाई उसे हैरानी से भरी नज़रों से देख रहे थे। और फिर बूढ़ी औरत ने कहा, ये अजीब इत्तेफाक है कि तू बिल्कुल उसकी शक्ल लेकर आया है। और ये कहकर वो कहीं जाने के लिए मुड़ गई और चारों भाई उसके पीछे पीछे जाने लगी। और वो औरत उन्हें अपने घर पर लेकर गई और एक खटिया पर बैठकर बोली, 55 साल बीत गए हैं उस हादसे को, लेकिन जुगनू का चेहरा मैं भूल नहीं पाई, तुम्हारी शक्ल हूबहू उससे मिलती है। तो अनुज ने पूछा कि ये जुगनू कौन था। तो बूढ़ी औरत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ सोचने लगी। फिर सुमेध ने कहा, अरे काकी छोड़ो, इत्तेफाक ही है ये, आप ये बताओ कि उस खंडहर में क्या है। और फिर खंडहर की बात सुनते ही बूढ़ी औरत के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर भरी नज़रों से चारों को देखने लगी। उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, उसके बारे में बात मत करो, वहाँ जाना नहीं, खासकर तुम। ऋतिक की ओर इशारा करते हुए बूढ़ी औरत ने कहा। ऋतिक थोड़ा परेशान सा हो गया। चारों भाई बेसब्री से जानना चाहते थे कि उन्हें खंडहर के बारे में कोई बता क्यों नहीं रहा है और जाने से मना क्यों किया जा रहा है। तभी अनुज के दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, ठीक है, मत बताओ आप भी, हम खुद ही जाकर देख लेंगे कि वहाँ कौन सा भूत है जो हमें खा जाएगा। और फिर ये कहकर वो चारों वहाँ से निकलने वाले ही थे कि तभी बूढ़ी काकी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मोहिनी है वहाँ। और फिर मोहिनी का नाम सुनते ही चारों भाइयों के जैसे पैर थम गए और उन्होंने पूछा कि वो कौन है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि वो उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताएगी, लेकिन उन्हें वादा करना होगा कि वो लोग कभी भी उस खंडहर में कदम नहीं रखेंगे। और फिर चारों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने वादा कर लिया कि वो खंडहर में नहीं जाएंगे। और फिर चारों उसके पास बैठ गए और फिर बूढ़ी औरत ने वो कहानी बताई, जिसे जानने के बाद चारों के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। तो ये बात है 55 साल पहले की। गांव के सरपंच की बेटी मोहिनी शहर से पढ़कर गांव वापस आई थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि गांव का हर नौजवान उसके प्यार में पागल हो चुका था। लेकिन मोहिनी पागल थी तो सिर्फ जुगनू के प्यार में, जो गांव के छोटे से किसान का बेटा था। जुगनू और मोहिनी की मुलाकात गांव के बाहर खेतों में हुई थी। जब जुगनू खेतों में काम कर रहा था और मोहिनी घूमने गई हुई थी,
तब से वो रोज़ मिलने लगे और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार सा हो गया। दोनों बहुत खुश थे एक साथ, लेकिन मोहिनी बेचारी इस बात से अनजान थी कि जुगनू सिर्फ सरपंच के रुतबे के लिए उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। उसके झूठे प्यार पर उसे विश्वास हो गया था और जुगनू इस बात का इंतज़ार कर ही रहा था कि कब उसकी मोहिनी से शादी हो और उसे सरपंच का पद मिल जाए। लेकिन एक दिन सरपंच के कुछ लोगों ने मोहिनी और जुगनू को मिलते हुए देख ही लिया और ये बात सरपंच को पता चल गई। और फिर जिसके बाद सरपंच ने मोहिनी को धमकाया कि अगर वो जुगनू से मिली तो वो जुगनू की जान ले लेगा। और फिर किसी तरह से अपने पिता से छुपते छुपाते मोहिनी जुगनू से मिलने पहुंची और उसने उसे सारी बात बताई, जिसे जानकर जुगनू डर गया। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो मोहिनी से शादी कर लेगा तो सरपंच अपनी बेटी का सुहाग कभी नहीं उजाड़ेगा। और फिर ये सोचकर जुगनू ने तुरंत मोहिनी से शादी कर ली और शादी करने के बाद दोनों सरपंच के सामने गए। लेकिन सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन बेटी के प्यार से ज़्यादा उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। उसने कहा, अच्छे से जानता हूँ तुझे कि तूने सरपंच के पद को पाने के लिए मेरी बेटी मोहिनी को फंसाया है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। क्या तुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता? अरे जा, तुझे क्या, आज के बाद मैं इस लड़की को भी अपना नहीं मानता। ले जा इसे और रख अपने साथ। जब गरीबी में ये जाएगी तो इसे एहसास होगा कि क्या छोड़कर तेरे पास चली गई है। ये सुनकर जुगनू को बहुत बड़ा झटका लगा। अब उसका दांव उल्टा पड़ चुका था और फिर उसने सोचा ही नहीं था कि सरपंच ऐसा भी कर सकता है। और मोहिनी और जुगनू को वहाँ से जाना ही पड़ा। जुगनू गुस्से में ही मोहिनी को लेकर अपने घर पर गया। 2-3 दिन में मोहिनी ने देखा कि जुगनू का बर्ताव पूरा बदल सा गया था। वो गुस्सा करता था और उस पर हाथ भी उठाता था और ये सब मोहिनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर एक रात जुगनू शराब पीकर आया और उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने मोहिनी को बहुत मारा। मोहिनी के सर पर चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। जुगनू को सरपंच पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए मोहिनी को मारने का प्लान बना लिया। वो मोहिनी को लेकर कुएं के पास गया जो खंडहर में था और उसने उसे उस कुएं में ही फेंक दिया और मोहिनी की मौत हो गई। और अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई और सरपंच उस दिन फूट फूट कर रोया। वो जानता था कि यह काम जुगनू का ही है, इसलिए वो अपने कुछ आदमियों को लेकर उसके घर पर गया, लेकिन जुगनू घर पर नहीं था। फिर पूरे गांव में उसने ढूंढा, लेकिन जुगनू ना जाने डर के मारे कहाँ भाग गया था। जुगनू के बदले उसके पिता को पकड़ लिया गया ताकि उससे जुगनू का पता मिल जाए। लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो कुछ हफ्ते से गांव में था नहीं और उसे जुगनू के बारे में कुछ भी नहीं पता। काफ़ी दिनों तक जुगनू को ढूंढा गया, लेकिन उसे तो जैसे धरती निकल गई या उसका कभी पता नहीं चला कि जुगनू कहाँ चला गया। और फिर धीरे धीरे सब इस बात को भूलने लगे, लेकिन मोहिनी जुगनू की बेवफाई को नहीं भूल सकी। और फिर उसके बाद इस गांव में मौत का नाच शुरू हुआ। फिर एक रात गांव के कुछ लोग खंडहर के पास गुजर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे सुनो, यहाँ कुएं से पानी निकाल कर
थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं और काफ़ी गर्मी हो रही है। और फिर सबने कहा ठीक है धो लो। और फिर वो सब लोग खंडहर के अंदर वाले कुएं के पास पहुंच गए और कुएं में एक रस्सी एक बाल्टी बांधकर लटकाई गई थी। एक आदमी ने उस बाल्टी के ज़रिए कुएं से पानी निकाला और उससे हाथ मुंह धोने लगे, लेकिन अचानक उस बाल्टी का पानी लाल हो गया और खून बन सा गया। सब लोग अपने हाथों को लाल खून से रंग देखकर चौंक से गए। सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर सबके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन उस खंडहर में कोई नज़र नहीं आया। वो जगह बिल्कुल सुनसान लग रही थी। तो एक आदमी ने कहा कौन है यहाँ? लेकिन उसके पूछते ही रोने की आवाज़ तेज़ हो गई और ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही हो। उन लोगों ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सुनकर वो सब डर के मारे थरथरा रहे थे, इसलिए सब लोग वहाँ से भागे। लेकिन इससे पहले ही वो खंडहर से निकल पाते, उन्होंने पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। उनकी वापस कुएं के पास जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, बस रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लोग समझ गए कि उस जगह पर ज़रूर कुछ तो है। तो एक आदमी ने कहा चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, कुछ तो यहाँ है। और फिर वो सब लोग खंडहर से तुरंत बाहर निकले। लेकिन जब वो लोग भाग रहे थे, तब उनमें से एक को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी, रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, मेरी मदद करो। और वह सुनकर वो आदमी रुक गया और उसने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और जब वो आगे मुड़ा तो आगे भी कोई नहीं था, मतलब उसके साथ के सब लोग वहाँ से भाग चुके थे। वो डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और खौफ के मारे उसके पसीने छूट गए। वो हांफने लगा और कांपते हुए पीछे मुड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। उसकी आंखें डर बयान कर रही थी, मानो उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, मोहिनी। उसके सामने मोहिनी खड़ी हुई थी, जिसका पूरा चेहरा बिल्कुल छिला हुआ था। सर पर चोट लगी हुई थी, लेकिन खून पूरी तरीके से सूख चुका था। आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसका चेहरा जो पहले बहुत सुंदर था, अब वो बहुत भयानक हो चुका था। उस आदमी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। और मोहिनी ने कहा, डरो मत, बस मेरी आँखों में देखो। और वो आदमी उसकी आँखों में देखने लगा और अचानक उस आदमी का डर गायब होने लगा और वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसके बस में हो गया हो। उसके चेहरे का पूरा भाव ख़त्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर उसके जो साथी भाग रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका एक साथी उनके साथ नहीं है। वो लोग उसके लिए डर गए और वापस उसे लेने के लिए खंडहर के सामने आकर रुक गए, पर वो आदमी कहीं दिखा ही नहीं। उन्होंने उसे पुकारा भी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं वो खंडहर के अंदर ही नहीं रह गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। उन्हें वापस खंडहर में जाने से बहुत डर लग रहा था और उन्हें अपनी जान भी प्यारी थी।
इसलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो वापस जाते उन्हें एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। वो दर्दनाक चीख सुनकर सभी का दिल दहल गया। अब वो लोग उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए सारे लोग खंडहर में चले गए। लेकिन अंदर जाने के बाद फिर से उन्हें सन्नाटा ही मिला। उन्होंने इधर उधर देखा, उस आदमी को पुकारा भी, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज़ को ठोक रहा हो। तब एक आदमी ने कहा, ये आवाज़ तो कुएं के पास से आ रही है। और फिर सबके मन में खौफ बैठा हुआ था कि न जाने अगले ही पल क्या होने वाला है। वो सब साथ में कुएं के पास गए और उन्होंने देखा कि कोई लड़की कुएं के पीछे की तरफ बैठी हुई थी। वो रो रही थी और साथ में किसी चीज़ को टोक भी रही थी। और उन लोगों ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में उससे पूछा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और ये सुनकर उस लड़की ने ठोकना बंद कर दिया और शांत बैठ गई। एक पल के लिए अजीब सी शांति छा गई। वहाँ सबके दिल ज़ोर से धड़क रहे थे। तभी उस लड़की ने रोते हुए कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, उसने मुझे इस कुएं में फेंक दिया। और फिर उसकी बात उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। फिर उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और सबकी ओर मुड़कर देखा। उनका चेहरा, उस लड़की का चेहरा देख किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वो सारे लोग थरथराने लगे। तभी एक आदमी ने कहा, ये तो मोहिनी है। और मोहिनी अचानक हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी सुनकर सबकी सांसें अटक गईं। फिर उनकी नज़र उस चीज़ पर गई जिसे वो ठोंक रही थी। वो कुछ और नहीं बल्कि उसी आदमी का कटा हुआ सर था जिसे उसने वश में किया था। मोहिनी के हाथ में चाकू था और उससे वो उस आदमी के सर को मार रही थी। ये देख सब लोग चीख पड़े और मोहिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा, कहाँ है जुगनू? हाँ, लेकर आओ उसे, वरना मैं सबको मार दूंगी। और ये सुनकर सब लोग समझ गए कि वो जुगनू से बदला लेने के लिए आई है और उसे मारकर ही मोहिनी को शांति मिलेगी। और वो सब वहाँ से भागने लगे। और मोहिनी गुस्से में उस आदमी के सर को ठोक रही थी। भाग भाग कर गाँव आए वो लोग और उन्होंने सबको ये बात बताई। जो उन्होंने देखा, गांव वालों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और ये सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जुगनू से बदला लेने के लिए मोहिनी वापस आ सकती है। और फिर उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर चारों भाइयों के मन में खौफ बैठ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और कल के पार्ट में यानी लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्या ये चारों भाई उसी खंडहर में जाएंगे और मोहिनी क्या इन चारों को भी मार डालेगी। आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। तो कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।